यूनाइटेड स्टेट की F-35 ने एक मॉक ड्रिल के दौरान रशिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सिस्टम को भी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये क्या S-400 सिस्टम के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने जा रहा है? भारत की नेवी को मैच करने के लिए पाकिस्तान चाइना की मदद से अपनी नेवी को बेहतर करने की कोशिश करने में लगा तो हुआ है, लेकिन फ्रांस के साथ अभी पंगे लेने की वजह से पाकिस्तान की अगोस्ता क्लास की सबमरीन लगभग बेकार हो चुके हैं। चाइना की तरफ से फिर से अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक नए जनरल को अपॉइंट किया गया है और साथ ही लद्दाख में चाइना की तरफ से किया जा रहा एक सीरियस साजिश को वहां के लोकल लोगों ने शुरू होने से पहले नाकाम कर दिया है और अंत में चाइना ने स्वीकार कर लिया है कि इंडियन ओशन रीजन में वो इंडियन नेवी का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 और F-35 को लेके है। आप सभी को पता होगा कि अभी पूरे दुनिया भर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और इसे रशिया यूनाइटेड स्टेट की F-35 को मार गिराने के लिए भी काबिल बताता है। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने के लिए एक सिमुलेटर एक्सरसाइज में S-400 सिस्टम को प्रिसिजन स्ट्राइक के साथ डिस्ट्रॉय किया गया है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से रिलीज किए गए ऑफिशियल वीडियो में 2 F-35 फाइटर जेट्स को डीप स्ट्राइक फॉर्मेशन में स्पॉट किया गया था, जिसके बाद ही S-400 सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही S-400 बैटरी की लोकेशन डाटा को अपने हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बाद हेडक्वार्टर की तरफ से अपनी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को डिस्पैच किया जाता है। अब जैसे ही M140 यूनिट्स को लोकेशन दिया जाता है तो उसके बाद ये S-400 सिस्टम की स्ट्राइक करने लायक रेंज में चले जाते हैं और उसके बाद यूएस की हिमार सिस्टम की तरफ से लॉन्ग रेंज हाई प्रिसिजन रॉकेट को वहां से लॉन्च किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ऐसे में S-400 सिस्टम इनको डिटेक्ट करने से पहले इनको लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ये एक सिमुलेटर एक्सरसाइज था जहां पर S-400 सिस्टम की तरफ से इसको काउंटर करने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी दिखाया नहीं गया था। अब भले ही S-400 सिस्टम बहुत ज्यादा दूरी से F-35 को डिटेक्ट नहीं कर सकता है और S-400 सिस्टम का जो एंटी स्टेल्थ जोन है वो 150 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 150 किलोमीटर के अंदर ये स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। अब ऐसे में अगर F-35 उस रेंज से बाहर होगा तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इतनी दूरी से F-35 चाहे तो लॉन्ग रेंज की एयर टू ग्राउंड वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस बार यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो सिमुलेटेड एक्सरसाइज किया गया था उसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था, पर फिर भी S-400 सिस्टम 60 किलोमीटर की दूरी से भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से किए गए सिमुलेटेड एक्सरसाइज के दौरान कुछ खास प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि S-400 सिस्टम 60 किलोमीटर के अंदर भी इसको इंटरसेप्ट कर सकता है और अगर इस पर मिसाइल को भी फायर किया था तब भी उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये बात यूनाइटेड स्टेट की तरफ से किए गए सिमुलेटेड एक्सरसाइज में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। अगला अपडेट इंडियन ओशन रीजन को लेकर है। अभी तक आपको पता होगा कि इंडियन ओशन रीजन में लगातार चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करता आ रहा है और उसे काउंटर करने के लिए भारत अपनी कोशिश करता आ रहा है, जिसमें भारत अपनी नेवी को मजबूत करने के साथ साथ अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ अलग अलग पैक्ट को भी साइन कर रहा है, जिसके चलते हम उनके ओवरसीज बेस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म नेवल डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमको मदद करने वाली है, क्योंकि लॉजिस्टिक को लेकर हमें इससे काफी मदद होने वाला है। इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से बताया गया कि इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी का इंडियन नेवी का सामना करना काफी मुश्किल काम है। स्टेटमेंट अभी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दिया गया था और उनका कहना ये कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के साथ हेड ऑन एंगेज होना चाइना को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भारत के पास नेचुरल एडवांटेजेस मौजूद होने के साथ साथ भारत अभी अलग अलग देशों के साथ मिलकर ग्रुप को भी बना रही है, जो कि फ्यूचर में भारत को काफी मदद करने वाली है। क्योंकि चाइना की बात करें तो अगर चाइना कभी भी भारत की नेवी के साथ इंडियन ओशन रीजन में एंगेज होना चाहेगा तो तब वहां पे चाइना अकेला पड़ने वाला है। 17 दिसंबर को ही चाइना की इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन के डायरेक्टर हु सिसेन ने एक आर्टिकल लिखा था, जिसका मेन प्लॉट ये था कि भारत अभी अपनी ग्लोबल एम्बिशन को अचीव करने के लिए मल्टीलैटरल मैकेनिज्म को अपनाने की कोशिश कर रहा है और इसमें भारत की तरफ से लार्ज स्केल से लेके स्मॉल स्केल कोऑपरेशन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर चाइना का इशारा क्वाड की तरफ था और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक इंडो पैसिफिक रीजन में अभी चाइना को काउंटर करने के लिए सब किया जा रहा है, जिस पर अभी चाइना पूरी तरीके से अपनी नजर रखी हुई है। लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि अभी हम जो काम कर रहे हैं ये सब फ्यूचर को देखते हुए नहीं किया जा रहा है, बल्कि पास्ट में जो हादसे भारत के साथ हुए थे ये सब उसका रिएक्शन है।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी इंडियन नेवी का मुकाबला करने के लिए अपनी नेवी को एक्सपेंड करने का फैसला किया गया है। वैसे अगर इंडियन नेवी के साथ पाकिस्तानी नेवी को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी नेवी कहीं पर भी भारत के नेवी के सामने टिकने वाला नहीं है। इसी वजह से वो अभी अपनी नेवी को एक्सपेंड करने की प्लान कर रहे हैं। नवंबर के महीने में PNS ताबुक, जो कि एक 2300 टन डिस्प्लेसमेंट वाली कॉर्वेट है, इसकी पाकिस्तानी नेवी में शामिल होने के बाद अभी पाकिस्तान और भी वेसल को एक्वायर करना चाहता है। इसमें सबसे पहले तो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मदद किया जा रहा है और चाइना अगले साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान को नए AIP सबमरीन को भी सप्लाई करना शुरू करने वाला है। वहीं पर दूसरे तरफ पाकिस्तान की तरफ से अभी माइन काउंटरमेजर वेसल को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनको वो अभी हॉलैंड से खरीदने की बात कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से हर्लिम और मिडिलबर्ग नाम की 2 वेसल को शॉर्टलिस्ट करके रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से अभी होवरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया और अभी वो ब्रिटेन से 3 ग्रिफॉन 2400 TD होवरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं। ऐसे वेसल मेनली साल वाटर ऑपरेशन में काफी कारगर होते हैं और भारत भी ऐसे वेसल को अपने कोस्ट गार्ड और नेवी में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान की बात करें तो इतने सब अपग्रेड करने के बाद भी पाकिस्तान की नेवी को अभी एक मेजर इशू का सामना करना पड़ रहा है और वो ये है कि पाकिस्तान की अगोस्ता क्लास की सबमरीन PNS हमजा में अभी टेक्निकल इशू आ रहे हैं। अब इसका मेन प्रॉब्लम इसकी सोनार सेक्शन में, जो कि अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से अगर इसे किसी भी दुश्मन को स्पॉट करना होगा तो उसके लिए इसको सरफेस करना पड़ेगा, जो कि सबमरीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अब इसको पाकिस्तान ठीक कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इस बात को लेके काफी डाउट है, क्योंकि हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस के साथ जैसे बर्ताव किए गए थे, उसके बाद से ही फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सभी फ्रेंच डिफेंस इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना है, फिर उसके लिए स्पेयर पार्ट को सप्लाई करने के लिए भी मना कर दिया गया है। इसी वजह से पाकिस्तान अभी टर्की से इसको ठीक करने के लिए मदद मांग रहा है। अगला अपडेट भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी को लेके। PTI के रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत की पहली मॉडर्न हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है, जिसके ऑपरेशनल होने के बाद भारत यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बाद तीसरा ऐसा देश होने वाला है जिसके पास खुद की हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी मौजूद रहने वाली है। अब इस विंड टनल फैसिलिटी के अंदर हम फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक वेपन को या फिर एयरक्राफ्ट को या फिर ग्लाइड व्हीकल्स को टेस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हम कम से कम Mark 5 से लेके Mark 12 तक की स्पीड को सिमुलेट कर सकते हैं। ये एक प्रेशराइज्ड वैक्यूम सिस्टम है जिसका डायमीटर 1 मीटर का है और इसमें हाइपरसोनिक स्पीड में एयर फ्लो को किया जा सकता है। अब नॉर्मली जब कोई मिसाइल आगे बढ़ता रहता है तो वो हवा को चीरते हुए आगे जाता है। सेम चीज हर कोई एरियल सिस्टम के ऊपर लागू होता है, लेकिन आमतौर पर जब किसी भी एरोस्पेस इक्विपमेंट को या फिर डिफेंस इक्विपमेंट को, जैसे कि मिसाइल, ड्रोन या फिर किसी तरीके के एयरक्राफ्ट हो गया, तो उनको बनाने से पहले इनकी एक विंड टनल मॉडल को तैयार किया जाता है, जिसको हाई स्पीड एयर फ्लो के बीच में प्लेस किया जाता है, जहां पर हम हमारी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक रख के एयर को वहां पे फ्लो करते हैं। और ये किसी भी एरोस्पेस इक्विपमेंट या डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए काफी जरूरी होता है। इससे पहले जब हमारे पास विंड टनल फैसिलिटी मौजूद नहीं थे, तब किसी भी एरोस्पेस पार्ट को बनाने के लिए या फिर इसको डेवलप करने से पहले इसकी विंड टनल टेस्टिंग करने के लिए हमें इनको रसिया भेजना पड़ रहा था, जिस वजह से हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस काफी हद तक धीमा हो जाता था। लेकिन अभी हम अपने हिसाब से टेस्टिंग कर सकते और आगे चल के हमारे जो भी हाइपरसोनिक वेपन या व्हीकल बनने जा रहे हैं, उन सभी को डेवलप करने में हमको काफी आसानी होने वाली है। अगला अपडेट भी पाकिस्तान की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर की गाड़ी के ऊपर भारत की तरफ से फायरिंग की गई थी। अब इस बात को लेकर पहले तो भारत की तरफ से इनकार किया गया था, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी इनकार किया गया था कि इसमें भारत की तरफ से इनके ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद अभी पाकिस्तान की तरफ से इंडियन डिप्लोमेट्स को समन किया गया था और भारत के खिलाफ एक प्रोटेस्ट को दर्ज किया गया था। इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से बुलाया गया था और इसमें उनको ये बताया गया था कि यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर की टीम जब पोलास विलेज में जा रही थी तभी भारत की तरफ से उनके ऊपर फायरिंग किया गया था। अब ये पोलास विलेज क्यों जा रहे थे, इस बात को आप सभी का जानना काफी जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आप सबके सामने एक क्लियर पिक्चर दिखने वाली है। अब पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में बार बार ये बात बताया जाता है कि भारत की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन किया जाता है और इसी चीज को देखने के लिए और बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों की हालात देखने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर की टीम पोलास गांव में जा रही थी। तभी इसी बीच उनके ऊपर अचानक से फायरिंग किया गया था, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर में से किसी को भी कोई चोट नहीं आया था। ऐसे में अगर भारत को फायर करना होता तो इसमें भारत को ही नुकसान होने वाला था, लेकिन अगर भारत फायरिंग नहीं भी करता है और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके इसमें भारत का नाम दे दिया जाता है, तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में बार बार दे रही अपनी स्टेटमेंट के पीछे हेंस प्रूव्ड का टैग ब्रैकेट के अंदर लगा सकता है।
अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और यहाँ पर हम चाइना से रिलेटेड 2 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब से चाइना और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा है, तब से चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर काफ़ी बदलाव किए जा चुके हैं। और अभी एक बार फिर से चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड में एक नए जनरल रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। यह अपॉइंटमेंट सीधे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टिंग के द्वारा किया गया है, और इसमें अभी चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर के तौर पर जनरल जैंग सुडोंग को अपॉइंट किया गया है। अभी भी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फैसिव जैसा सिचुएशन चल रहा है, और हाल ही में 18 दिसंबर को भारत और चाइना के बीच हुई बॉर्डर मीटिंग में कोई खास नतीजा नहीं निकला है। दूसरी तरफ एक बार फिर से चाइना की तरफ से भारत की बॉर्डर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, जिसको भारत की तरफ से नाकाम किया जा चुका है। रिसेंटली लद्दाख के छंगतंग के पास 2 चाइनीज व्हीकल भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देखने के बाद उनको वहां पे रोका गया था। यह हादसा आज ही हुआ था, और पहले ऐसा लगा था कि इन दोनों गाड़ियों में चाइना के सिविलियन ही मौजूद है, लेकिन बाद में पता लगा कि उसमें सिविलियन की वेश में चाइना की मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। सबसे पहले तो चाइनीज व्हीकल को लोकल लोगों की तरफ से देखा गया था और रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने आईटीबीपी को इन्फॉर्म कर दिया था, और आईटीबीपी के आने के बाद ये पता लग गया था कि चाइना के सिविलियन नहीं बल्कि चाइना की आर्मी के लोग हैं, और ये अपने साथ कैंपिंग मटेरियल को लेके वहां पे जा रहे थे, और दोनों ही गाड़ी में ऐसे मटेरियल भरे पड़े थे। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है ये लोग जासूसी करने के लिए आ रहे थे, या फिर अपनी एरिया को बढ़ाने के इरादे में भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे थे, और एक बार कहीं पर वो अपनी टेंट लगाने के बाद उसको वो अपना एरिया क्लेम करने वाले थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।